आज से मैं आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 10th और 12th दोनों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब कराऊंगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए और याद करते जाइए, और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी मैं शुरू करने वाला हूँ इसमें, तो पहले जो जितने भी वीडियोस आएंगे उन सारे वीडियोस में आपको सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2023 के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग बस वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन जिनके चांसेस है एग्जाम में आने के, वैसा ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या होता है और समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण का वर्णन करें। यानी जो आयोडीन होता है उस आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी कई बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत बढ़िया से लिखेंगे। और देखो, मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं अगर हम लोग आंसर राइटिंग स्किल जितना बढ़िया रहेगा, हम लोगों का आंसर राइटिंग स्किल जितना बेहतर होगा उतना मार्क्स अच्छा आता है। तो कोशिश करेंगे आसान भाषा में और आसान शब्दों में आंसर लिखने का, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले तो आयोडीन जो होता है एक सक्रिय तत्व होता है। आयोडीन क्या है, ये हैलोजन ग्रुप का होता है। देखो, हैलोजन समूह में जितने भी तत्व आते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब क्या हो गए, हैलोजन समूह के तत्व है, इनको हैलोजन बोला जाता है। याद करने का ट्रिक क्या, फिर कल बाहर आई अंटी, इसमें स्टेटिन भी होता है। तो इसको छोड़ करके अगर बचा कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये तो हैलोजन समूह का एक तत्व है और ये सक्रिय होता है, ठीक है। तो जो तत्व सक्रिय होगा वो कभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा पाया जाएगा तो संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। तो आयोडीन जो है एक सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आयोडीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन का जो मुख्य प्राकृतिक स्रोत है वो एक समुद्री घास हो गया, चिली साल्ट पीटर हो गया जिसको कैलिस भी बोलते हैं, और एक प्राकृतिक ब्राइन हो गया, ठीक है। ये तीन प्राकृतिक स्रोत है जिनसे हम लोग समुद्री घास जिससे हम लोग आयोडीन का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा टॉपिक ये है कि समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखो, समुद्र में एक लैमिनेरिया किस्म की घास होती है, समुद्र में पाई जाती है ये लैमिनेरिया किस्म की घास, जिसको समुद्री घास बोलते हैं। तो लैमिनेरिया किस्म की जो समुद्री घास होती है इसी से आयोडीन का निष्कर्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समुद्री घास, ये जो लैमिनेरिया किस्म की समुद्री घास होती है उसको सुखा लिया जाता है, और सुखा करके उसको एक गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। उसको सुखा करके गहरे गड्ढे में डाल करके सावधानी पूर्वक हम उसको जलाते हैं ताकि उसमें से आयोडीन नष्ट नहीं हो। उसको तब तक जलाना है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा पूरा जला देना है, उसको जलाना है और सावधानी पूर्वक जलाना है उसको ताकि आयोडीन नष्ट नहीं हो, ठीक है। अब जलाने के बाद से जो हमको राख प्राप्त होता है उस राख को कहा जाता है कैल्प। उसको क्या बोलते हैं, कैल्प बोलते हैं, जिसमें 0.4% से लेकर के 1.3% तक क्या रहता है, आयोडीन रहता है, ठीक है। अब देखो, केल्प को जल में घुला दिया जाता है और घुला करके क्या करते हैं हम उसका उसका करते हैं आंशिक क्रिस्टलीकरण। तो जब जल में घोल करके उसका जब आंशिक क्रिस्टलीकरण किया जाएगा तो उसमें जो कम घुलनशील अवयव होता है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं क्रिस्टल के रूप में, विलयन से बाहर निकल जाते हैं। और उसमें जो अधिक घुलनशील अवयव जो होता है जैसे पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, ठीक है, वो द्रव में ही शेष बचे रह जाता है। तो अब देखो, अब हमारे पास जो घोल मिला उस घोल में क्या है, उस घोल में है पोटेशियम आयोडाइड और क्या है, सोडियम आयोडाइड है,
ठीक है। तो अब क्या किया जाता है कि ये जो घोल प्राप्त होता है, उस घोल की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 से उसका क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है बताओ? आयोडीन प्राप्त हो जाता है। ये सोडियम आयोडाइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीज डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो सोडियम बाइसल्फेट, मैग्नीज सल्फेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, और साथ में हमको आयोडीन जो चाहिए था, आयोडीन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण कर सकते हैं। और मैंने आंसर काफी आसान शब्दों में लिखा है, जिसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसको रटने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ये पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपने शायद पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्प्रेरक क्या है, ठीक है, और इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्प्रेरक क्या है। मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये हो गया आपका स्कूल, और ये हो गया आपका घर, ठीक है। तो आप अपने घर से स्कूल आने के लिए, मान लीजिए बोला जाए कि आपको पैदल चल के आना है। क्या करके आना है? पैदल जाना अपने स्कूल तक। और आपको बोला जाए कि आप स्कूल बस से जाइए, तो जल्दी किससे पहुंचेंगे? पैदल या स्कूल बस से? तो आप तो जल्दी स्कूल बस से ही पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अपने स्कूल पहुंचने के लिए पैदल भी तो जा सकते थे, फिर बस का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बस हमको वहां पे क्या करेगा? ऑन टाइम पहुंचा सकता है, ठीक है, एकदम पहले पहुंचा सकता है। इससे क्या होगा? समय कम लगेगा। अगर वहीं हम पैदल चल के पहुंचते यहाँ तक तो हमको समय क्या लगता? ज्यादा लगता। घर से पहले निकलना पड़ता, तभी तो टाइम पे पहुंचेंगे ना। टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बस है, ये बस जो है एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। मान लीजिए आपको कहीं अपने रिलेशन में जाना है, चाहे मान लीजिए आपको पटना जाना है यहाँ से, या आपको यहाँ से मुंबई जाना है। मुंबई जाना है तो पैदल तो जाइएगा नहीं आप या तो ट्रेन से जाइएगा या हवाई जहाज से जाइएगा। तो ये जो ट्रेन, ये जो हवाई जहाज है, ये क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि रिएक्शन को, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उस रिएक्शन को तेज करना, उस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना। तो देखो अब डिफाइन करते हैं कि उत्प्रेरक आखिर होता क्या है। जैसे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हुए, मतलब वो रिएक्शन नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक रिएक्शन नहीं करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हुए, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, उसकी दर में वृद्धि कर देते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। उसको क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक बोला जाता है। और इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस। ठीक है, इसको उत्प्रेरण बोलते हैं। उत्प्रेरक इंग्लिश क्या होता है? कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब आइए कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। तो वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें हम लोग एक निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी का उत्पादन में निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। निकेल जो होता है किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा वनस्पति तेल, ठीक है। अब वनस्पति तेल का संयोग कराया जाता है किससे? हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है वनस्पति घी में, वनस्पति घी में। ठीक है, तो जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रोसेस में जो निकेल है किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, बस ये रिएक्शन के स्पीड को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम पैदल चल के आते तो भी तो स्कूल पहुंच जाते ना, लेकिन हम बस या साइकिल का जो उपयोग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का, जो हमको यहाँ पे टाइम से पहुंचा दे रहा है, जल्दी पहुंचा दे रहा है, वो क्या है, उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक वो होता है। अब देखो, तो बात करते हैं कि उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, तो उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। एक हो गया हमारा समांगी उत्प्रेरण और दूसरा क्या हो गया बताओ, विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जब अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, और उत्पाद जो रिएक्शन के बाद बनता है, और उत्प्रेरक जब तीनों समान प्रावस्था में हो। जब अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों समान प्रावस्था में हो तो उसे कहा जाता है समांगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं उसको, समांगी उत्प्रेरण। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है जो फिर गैस ही है। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो कि क्या है, गैस है। तो क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये भी क्या होता है, गैस ही होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना ऑक्सीजन से संयोग करके, और उत्प्रेरक क्या लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सब किस अवस्था में, सब गैसीय अवस्था में। सब किस अवस्थाएं क्या है, समान है, सब समान प्रावस्था में है। ये दोनों अभिकारक है, ये भी दोनों गैस है। उत्पाद जो बना वो भी गैस में है, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक लिए वो भी क्या है, गैस है। तो जब सब कुछ हमारा अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों जब समान प्रावस्था में हो तो उसको बोला जाएगा समांगी उत्प्रेरण। क्या बोला जाएगा उसको, समांगी उत्प्रेरण। समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको पढ़ सके और वो भी एग्जाम का तैयारी कर सके और बेहतर नंबर ला सके एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या, CH3 COOCH3 यानी कि मिथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथाइल, और ये क्या हो गया, एसीटेट, दो कार्बन पे एसीटेट, तो ये मिथाइल एसीटेट है। इसका रिएक्शन किससे कराना है, जल से कराना है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। एक्वस है, एक्वस मतलब द्रव ही है वो। ठीक है, और ये द्रव है, ये भी द्रव है, लिक्विड है। रिएक्शन कैसे करेगा, तो देखो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, ये जो जल होता है ये दो पार्ट में टूटेगा। यहाँ पे क्या क्या है चीजें, पहले ध्यान से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पे है जल, जल का क्या होता है बताओ, H2O। अब H2O दो पार्ट में टूटेगा, एक H में और एक OH में, मतलब H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, तो होगा ये जो CH3 है, ठीक है, उससे जाके OH लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH क्या बनेगा, CH3OH। ऐसे मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग खराब होगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, CH3COO, ये हो गया CH3COO, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, यहाँ पे आके लग गया H, तो ये बन गया एसिटिक एसिड, और ये बन गया मिथेनॉल। ये भी एक्वस बनेगा, ये भी क्या बनेगा, एक्वस। इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, CH3COO, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। जल दो पार्ट में टूटेगा ना, H में और किस में, OH में। तो ये यहाँ CH3 हटेगा और वहां पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो CH3COOH हो गया, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड। ये बन गया एसिटिक एसिड, और ये क्या बताओ, CH3, और वहां पे आगे क्या लग जाएगा, OH, और ये बन गया मिथेनॉल। ये क्या है, मिथेनॉल।
ठीक है। तो ये जो होता है एसिटिक एसिड, ये भी एक्वस होगा, मतलब पानी में घुला हुआ रहेगा, और ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, ये भी पानी में घुला हुआ रहेगा। ठीक है। तो इसमें प्रवस्थाएं क्या समान है, सबकी प्रवस्था समान है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, और ये भी द्रव है। उसके बाद ये हो गया विषमांगी उत्प्रेरण, यानी कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान प्रवस्था में हो, नहीं सॉरी, तीनों समान प्रवस्था में नहीं हो, तो उसको बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। क्या होता है, जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान प्रवस्था में नहीं हो, तो उसको बोला जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत होना किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है, लेकिन जो उत्प्रेरक ही है वो ठोस है। तो यहाँ पे तो क्या यार, ये अभिकारक, ये उत्पाद और ये उत्प्रेरक तीनों की प्रवस्थाएं समान नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, जो कि अगेन गैस ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक हम इस्तेमाल करें लोहा, वो तो ठोस होता है ना। तो अभिकारक, उत्पाद की तो प्रवस्थाएं समान है, लेकिन उत्प्रेरक की प्रवस्था क्या अलग है। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण होगा। इसको बैलेंस कर लेना, 3 दूना 6, और यहाँ पे भी 3 दूना 6, और 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अच्छा, एक और चीज, इसको बोला जाता है हाबर प्रक्रम। याद रखना, हाबर प्रक्रम एमसीक्यू में पूछेगा कि हाबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। तो इसको नोट कर लीजिए और आगे तैयारी करते रहिए। हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि सब कोई एग्जाम का तैयारी कर सके। और अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है।